देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद हुई और सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे, जहां पर 4 महासचिव समेत 7 राज्यों के प्रभारी और 26 राष्ट्रीय सचिवों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल दोस्तों। और इसी बीच सोनिया गांधी ने अचानक से वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है और अचानक से बुलाई गई इस वरिष्ठ नेताओं की बैठक में बताएंगे कौन से मामले को लेकर चर्चा किया गया है दोस्तों। और संगठन के विस्तार के साथ साथ क्या फिर से पार्टी के अंदर होने जा रहा है जोरदार तरीके का मूलचूल परिवर्तन दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन में शामिल होने से एक और मुख्यमंत्री ने कर दिया है मना दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है और रात को अचानक से हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों। बताएंगे कौन से मामले को लेकर यह बैठक और सिख समुदाय की नाराजगी के बाद बीजेपी की सरकार पर जोरदार तरीके का दबाव चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी से सुप्रीम लीडर खामनेई के जनाजे में जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या दावा किया गया है, इसी के साथ में कहां कहां कांग्रेस पार्टी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता यानी पुराने नेताओं के दिन पूरे हो चुके हैं, अब उनकी जगह कांग्रेस पार्टी को नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले कई दशकों में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में उतना बड़ा बदलाव नहीं किया दोस्तों, इतना आगे करने जा रही है। यानी कांग्रेस पार्टी कुछ ही दिनों के अंदर एक दो नहीं बल्कि 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रही है दोस्तों। साथ ही साथ 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारी को बदलने की तैयारी हो चुकी है और साथ ही साथ 26 राष्ट्रीय सचिवों को छुट्टी की जाएगी, यानी उनको पोस्ट से हटाया जाएगा। इसमें बीके हरिप्रसाद महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला का नाम है और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट, तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चोनकर के साथ साथ राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हटाए जाएंगे और बीके हरिप्रसाद कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। हरियाणा में उनकी जगह किसी और चेहरे को आगे किया जाएगा और केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद रमेश चेन्नीथला वहां मंत्री बन गए हैं, तो उनकी जगह महाराष्ट्र में नया प्रभारी बनाया जाएगा। केरल में प्रदेश अध्यक्ष सन्नी जोसेफ भी मंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में संगठन के अंदर उनकी विदाई होगी और क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है तो संगठन में उनकी जगह कोई और जिम्मेदारी लेगा दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने प्रभारी बदलने जा रही है दोस्तों। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की आहट को अहम माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी को थामने और संगठन को मजबूत करने के दृष्टि से यह फैसला लिया जा रहा है दोस्तों। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को बता चुके हैं कि 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, 7 राज्यों के प्रभारी और 26 राष्ट्रीय सचिवों को हटाया जाएगा दोस्तों। जैसे ही यह जानकारी सोनिया गांधी को दी गई दोस्तों, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली और कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता अचानक से 10 जनपद पर दिखाई दिए दोस्तों। यानी 10 जनपद स्थित आवास पर पार्टी के अनुभव नेताओं का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी और मुकुल वासनिक के साथ साथ पवन बंसल और यामी याग्निक समेत कई पुराने दिग्गज नेता मौजूद रहे दोस्तों। पार्टी के शीर्ष सूत्र बताते हैं कि ये बैठक केवल औपचारिक नहीं थी बल्कि आने वाले संगठन बदलाव की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही दोस्तों। और सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत फीडबैक भी लिया है और संगठन के लिए किए जा रहे बदलाव और कांग्रेस पार्टी को दोबारा जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा की गई है दोस्तों। और वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट राय रखी है कि कांग्रेस पार्टी को संसद से लेकर पंचायत तक सक्रिय रहना होगा। उनका मानना है कि जनता के मुद्दे को सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर पार्टी राजनीतिक धार को और फिर तेज कर सकती है और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी भूमिका हो सकती है दोस्तों। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी संगठन विस्तार को लेकर क्या कुछ नई बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। लेकिन चौंकाने वाली खबर जरूर सामने आएगी और कई सारे नए युवा नाम को जोड़ा जाएगा और राहुल गांधी की कांग्रेस अब धीरे धीरे करके उभरती चली जा रही है दोस्तों। बल्कि ये जो बड़ा बदलाव होगा जिसमें राष्ट्रीय सचिव समेत प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाएंगे, इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है दोस्तों। इसी के साथ में सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर इस मामले पर उनकी राय भी ली है और कहीं ना कहीं संगठन में अगर कुछ चूक है तो उसमें बदलाव की दिशा से भी कदम उठाया जा सकता है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी वालों को लग रहा है कि सबके सब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे दोस्तों। ऐसे में मिजोरम के मुख्यमंत्री लालतू होमा को लेकर दावा किया जा रहा था कि वो अपनी पार्टी का एनडीए गठबंधन के साथ में गठजोड़ कराएंगे दोस्तों। लेकिन इन सारी अटकलों को पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने विराम दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम पार्टी स्वतंत्र क्षेत्रीय पहचान के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, वो बीजेपी या एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। उनका ये बयान उन चर्चाओं के बीच में आया है जिसमें दावा किया जाता है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती
मिलती है। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट में आइजोल के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री लालतू होमा ने कहा कि एनडीए में शामिल ना तो होंगे ना उनकी पार्टी का एजेंडा का कोई हिस्सा एनडीए वाले हैं, तो विचारधारा जब मिलती ही नहीं है तो एनडीए में जाने का कोई औचित्य नहीं है। और वैसे भी मिजोरम के अंदर कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं है, तो एनडीए में जाकर करेंगे क्या। और एक तरीके से देखें दोस्तों तो विचारधारा दोनों की एक दूसरे के खिलाफ है, जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से एकमात्र ईसाई मंत्री जोसेफ कुरियन को पोस्ट से हटा दिया। दोस्तों दूसरी ओर ईसाई समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए जो पार्टी बनी हुई है, जो राज्य के अंदर राजनीति कर रही है, लालतू होमा की पार्टी, वो पार्टी कभी बीजेपी के साथ आ सकती है जो क्रिश्चियन समाज के हितों के खिलाफ काम करती है। यानी ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और मुख्यमंत्री इसी मामले को लेकर बयान देते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ में जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अचानक से रात के अंदर एक बैठक बुलाते हैं। दोस्तों आपातकाल जैसी टाइप बैठक बुलाई जाती है और अचानक से आधी रात के अंदर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं को एसआईआर की रणनीतियों से संबंध में एक बैठक के दौरान कई बातें कही है। दोस्तों उन्होंने निर्देश दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पार्टी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का जो भी नेता या कार्यकर्ता पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। और 88 लाख नामों के जिक्र की वजह से ये सारा अलर्ट हुआ है। दोस्तों जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ ये बैठक जिन नेताओं की हुई है उनमें कई नेता नाराज भी है और राज्य के अंदर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी और एआईएमआईएम ने विशेष रूप से सावधानी बरतने की बात कही है। दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए एक अभ्यास में तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी ने कहा था कि वोटर लिस्ट में से कम 88 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। उनके इस बयान के बाद मुख्यमंत्री चौकन्ने हो गए। दोस्तों मुख्यमंत्री ने अचानक से बैठक बुलाई है और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को काम पर जुट जाने के लिए बोला गया है। दोस्तों ऐसे में ये बात तो तय है कि एसआईआर ऐसे देश के अंदर कराई जा रही है कि सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही सरकार की वापसी हो जा रही है। दोस्तों और सबसे ज्यादा पॉपुलर सरकारों को सत्ता से हाथ धोना पड़ जा रहा है। तो एसआईआर एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। इस मामले को लेकर सचेत रहने की जरूरत है और इसीलिए आधी रात में बैठक बुलाई गई है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही कदम उठाया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में सिख समुदाय के खालसा पंथ के रक्षक निहंग संतों के साथ किए गए अपमानजनक बर्ताव के मामले को लेकर अकाली जसदीप सिंह ने कहा कि हम लोग 3 मांग रखते हैं भाजपा सरकार के सामने। 3 मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि पहला ये कि जो पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने केस लिखा था सिंघों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये कि उन लोगों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोग जांच पड़ताल के बाद गलत पाए जा रहे हैं। और तीसरा ये मांग किया गया है कि जो पुलिस अधिकारी है जो हमारे लोगों को बिना किसी सबूत के कोर्ट के सामने पेश करके आए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में ये सारी मांगे मानी जाएगी तब हम अपने आंदोलन को कमजोर करेंगे, कम करेंगे, वरना आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और नगरासू गुरुद्वारा विवाद बढ़ता जा रहा है और पंजाब से आए निहंगों के उत्तराखंड कूच के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। दोस्तों उत्तराखंड में निहंग प्रवेश ना करे इसको लेकर कुलहाल चौकी क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी सीमावर्ती बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बॉर्डर से गुजरने वाले सभी वाहनों की चेकिंग हो रही है। दोस्तों पंजाब से आए निहंगों का जत्था हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब गुरुद्वारे में रुका था। जानकारी होने पर आला अधिकारी पहुंचे और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद निहंगों से बातचीत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। बातचीत के बाद निहंगों का जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया। निहंगों को कुलहाल बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। हालांकि निहंगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों पुलिस प्रशासन का हाथ पैर फूलता चला जा रहा है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी का छात्रों की गूंज अभियान अलग अलग कोनों में दिखाई दिया। दोस्तों जहां पर हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग नेता मौजूद थे। छात्रों की गूंज अभियान के लिए पवन खेड़ा भुवनेश्वर में मौजूद थे। दोस्तों उनकी भी तस्वीरें सामने आ गई है और राजीव शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चंडीगढ़ के अंदर नजर आए। दोस्तों ऐसे ही जयवर्धन सिंह बिलासपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सांसद रंजीता रंजन के द्वारा देहरादून के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। दोस्तों ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभियान अच्छा खासा आम जनता का समर्थन लेता हुआ दिखाई दिया है और कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज के अंदर भी बड़ी मेहनत के साथ आम कार्यकर्ताओं से, युवाओं से बातचीत किया है और भरपूर तरीके से संपर्क साधा गया है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दोस्तों ये जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है ये चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री दिख गए। दोस्तों उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि विवाद और ज्यादा बढ़ गया और कांग्रेस के नेताओं को थाना तक जाना पड़ा। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये नारे चंडीगढ़ में गूंजे और एनएसयूआई के युवा साथियों ने धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को काला झंडा दिखाकर विरोध जताया। मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान की नाकामी का खामियाजा आज देश के करोड़ों छात्र भुगत रहे हैं, मगर जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई सड़कों पर निरंतर जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी। और इन बातों को एकदम क्लियर कट बोला गया है दोस्तों। इसी के साथ में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा राजस्थान के कोटा से शुरू किया जा रहा छात्रों की गूंज अभियान अब युवाओं के बीच में काफी ज्यादा पसर चुका है। इसकी जानकारी जयराम रमेश ने दी दोस्तों। जयराम रमेश ने कहा कि देश भर के अंदर छात्र चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से उनकी कुर्सी बरकरार है और वह घमंड में छात्रों को ही आतंकवादी बता दे रहे हैं। आज देश भर यानी बीते दिन की वो बात कर रहे थे कि बीते दिन 28 शहरों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग मैदान में कूदे और पार्टी की ओर से एक एक तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों इन 28 जगहों की, जहां पर युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। और ये सब के सब कांग्रेस पार्टी के नेता 40 या उससे कम उम्र की कह सकते हैं, यानी 45 से तो सब कम उम्र के लोग हैं दोस्तों। एक तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस देश के अंदर तैयार हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और 28 शहरों के अंदर जो लोग मौजूद थे वो सबके सब कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों के अंदर बड़ी भूमिका निभाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गोदावरी और कावेरी नदी को जोड़ने की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में जाना जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू के बगल में दोनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, एक और रेवंत रेड्डी और दूसरी ओर कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौजूद थे दोस्तों। देखेंगे तो बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने इसी मंच से बीजेपी की केंद्र सरकार को गोदावरी और कावेरी को जोड़ने वाले लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित करने की मांग की है, ताकि केंद्र सरकार जमकर इस पर पैसा दे दोस्तों। ऐसे में अगर वो चाहते तो इस मांग को जाकर दिल्ली में उठा सकते थे, नरेंद्र मोदी को फोन पर बात करके बोल सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में मौजूद रहकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की अगर देश के अंदर हालात कुछ ऐसे बने जहां पर बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू का समर्थन चाहिए ही चाहिए, वरना विपक्ष की सरकार बनेगी, तो चंद्रबाबू नायडू जरूर पलटी मारेंगे और बीजेपी से करनी काटेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी बीजेपी ने सबसे पहले बुरी तरीके से खत्म किया है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट के द्वारा आरक्षण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया दोस्तों। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी एससी विभाग के चेयरमैन एडवोकेट राजेंद्र पाल मौजूद रहे, ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर जय हिंद मौजूद रहे। तो कांग्रेस पार्टी की अपने स्तर पर बड़ी तैयारी चल रही है दोस्तों। ये जो बड़ी तैयारियां हैं ये अलग अलग समाज के लोगों से जोड़कर आगे बढ़ रही है, यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का फोकस एससी एसटी और ओबीसी समाज बहुत मजबूती से है दोस्तों। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ में। रायपुर हवाई अड्डे पर कांग्रेस पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का स्वागत करने के लिए सचिन पायलट मौजूद थे दोस्तों। और सचिन पायलट ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि वेणुगोपाल जी के आगमन और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से हमारे जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा एवं दिशा मिलेगी। उनके विचारों और संवाद का लाभ सीधे सीधे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा और आने वाले समय में संगठन और अधिक सक्रिय और मजबूत और सशक्त बनेगा। और सचिन पायलट एक प्रभारी के तौर पर कुछ दिन और काम करेंगे दोस्तों। इनके राजस्थान जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजे जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ में नया प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जब तक सचिन पायलट प्रभारी की तरह काम कर रहे हैं दोस्तों, तब तक पूरी मेहनत के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को फिर जोरदार फटकार लगाया दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षा और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लिए हुए हो, जिसके राज्य में 20 से ज्यादा बच्चों ने जान दे दी हो, जिसके रहते हुए करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया हो, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। पर यह कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को इन लोगों ने आंदोलन जीवी परजीवी और ना जाने क्या क्या बोला है। सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल इन्होंने कहा। अब युवाओं को दहशतगर्द बता रहे हैं। जो भी सरकार से सवाल पूछेगा उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी रणनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से आपको माफी मांगनी पड़ेगी और हर बच्चे को सस्ती, अच्छी और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना हम कभी बंद नहीं करेंगे, जोर शोर से उठाते रहेंगे। यानी बीजेपी के नेता का अहंकार एक बार फिर से खुलकर सबके सामने आ चुका है दोस्तों। साथ ही साथ
बीजेपी के लोग 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसी राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए भाजपा ने अपनी नई टीम का गठन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव के मद्देनजर अमित शाह के करीबी अंकुर शर्मा जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि नीरज सिंह जो 42 साल के हैं और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं दोस्तों, उनको बीजेपी ने उपाध्यक्ष बनाया है, जबकि एक बेटा पहले से ही भाजपा का विधायक है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाली पूजा पाल को बीजेपी ने उपाध्यक्ष के पोस्ट पर नियुक्त किया है दोस्तों, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान 2024 में समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। ऐसे में दोस्तों दिल्ली में एक पत्रकार है यतेंद्र शर्मा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टेट का सचिव बनाया है, जो हाथरस जिले से बिलोंग करते हैं। और 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 जनरल सेक्रेटरी और 19 राज्य सेक्रेटरी राज्य सचिव बनाए गए हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से 6 अलग अलग संगठनों को लेकर विस्तार किया गया है, जिसमें पश्चिम ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र का नाम है। ऐसे में दोस्तों कास्ट यानी जाति और पितरों के समीकरण को साधने की कोशिश की गई है दोस्तों। जो 19 वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 4 राजपूत समाज के हैं, जिसमें सुरेश राणा, रमेश सिंह और नीरज सिंह और कामेश्वर सिंह का नाम है, जबकि 3 ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं, अर्चना मिश्रा और ब्रज बहादुर के साथ साथ शंकर गिरी, बाकी कृतिका अग्रवाल और आलोक गुप्ता जैसे वैसे समाज से आने वाले व्यक्तियों का नाम है। साथ ही साथ नॉन जाटव दलित समाज से आने वाले देवेश कोरी और प्रियंका रावत का नाम आगे किया गया है, जबकि बीजेपी पासी और कोरी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कई और नाम का ऐलान कर रही है। ओबीसी समाज से आने वाले सत्यपाल सैनी और दिग्विजय शाक्य के साथ साथ सुरेश मौर्य जो कुशवाहा समाज, मौर्य समाज और सैनी ब्लॉक से आते हैं, उनको मौका दिया गया है। वहीं पर मोहित बेनीवाल जो जाट समाज से आते हैं और धर्मेंद्र सिंह जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनको मौका दिया गया है। राजेश यादव जो यादव समाज से आते हैं और पूजा पाल जो पाल कम्युनिटी से आती है, कृष्ण बिहारी राय जो भूमियार समाज से आते हैं। तो इन सबको रिप्रेजेंट देने का बीजेपी दावा कर रही है, यानी प्रतिनिधित्व देने का दावा कर रही है। आप लोग की इस पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन परिवारवाद खुलकर देखने को मिला। साथ ही साथ आर्मी और पुलिस के बीच में विवाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक देखने को मिला दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि किश्तवाड़ के अंदर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जो एएसपी है, उनका वाहन रोका गया था रूट में डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा के द्वारा। और इन्हीं सब मामलों को लेकर दोस्तों कमांडिंग ऑफिसर 17 राष्ट्रीय राइफल कर्नल अरुण गांधी और उनके ऑफिसर मेजर विकास शर्मा समेत 30 से 40 हथियार बंद व्यक्तियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के अंदर मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। पुलिस स्टेशन के अंदर मामला दर्ज कर दिया गया है और आर्मी और पुलिस के बीच का विवाद एक बार फिर से खुलकर सामने आया है दोस्तों। ऐसे में ऑफिसर जो सेना से जुड़े हुए हैं कर्नल गांधी, उनके खिलाफ एफआईआर होने के बाद अब विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है दोस्तों, और क्या ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है और जो आर्मी व्यवस्था है, उनके पावर को लेकर आपस में ही संघर्ष कई बार देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे में कायदे से दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो डिस्टर्ब्ड एरिया बताया जाता है और यहाँ की जो पुलिस है दोस्तों वो पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है, यानी अमित शाह के कंट्रोल में है। और सुरक्षा का घेरा एक जो तैयार करता है राष्ट्रीय राइफल, उनका भी एक बड़ी भूमिका, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों के रोल को लेकर एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक नए व्यक्ति की राजनीति में एंट्री होने जा रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की उड़ीसा में एक आईएएस अधिकारी हुआ करती थी सुजाता राउत, और उनकी अब उड़ीसा की राजनीति में एंट्री होने जा रही है दोस्तों। बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजू जनता दल आगे आने वाले दिनों के अंदर कैसे आगे बढ़ेगी दोस्तों, इसके लिए कई सारे बड़े आईएएस अधिकारी पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। ऐसे में वीके पांडियन एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। राज्य में बीजू जनता दल को लगातार मजबूत रखना उनकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में पांडियन पटनायक के बाद पार्टी का नेतृत्व संभाल सकते हैं दोस्तों। और पिछले चुनाव के अंदर पांडियन को पटनायक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसके बाद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि कई सारे आईएएस अधिकारी जो उनकी सरकार चलाने में बड़ा योगदान देते थे, उनकी अब पार्टी में वापसी करवाई जाए। ऐसे में पूर्व आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकन की बीजू जनता दल में ज्वाइनिंग को लेकर यह बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों की कई सारे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वापस से बीजू जनता दल से डायरेक्ट जुड़कर बीजू जनता दल को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के मंच पर दिए गए भाषण को एक बेहतरीन भाषण बताया दोस्तों। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बातें इंडिया गठबंधन के मंच से रखी वो काफी ज्यादा वास्तविकता में एक महत्वपूर्ण बयान था और राजनीतिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा जा सकता है। भारत का प्रतिस्पर्धी और अधिनायकवाद से चुनावी निरंकुशता की जो संक्रमण फैला हुआ है, यह एक रणनीतिक बदलाव का पहला सुसंगत स्पष्टीकरण भी है। विपक्ष का चुनावी प्रतिस्पर्धा की राजनीति से प्रतिरोध की राजनीति और झुकाव देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने पूरी बातें लिखी है और उनका जो
जो टाइटल है लेखा उसमें लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन मस्ट मूव फ्रॉम सीकिंग टू रीगेन पावर टू रिक्लेम द रिपब्लिक, यानी राजनीतिक पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को अब इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनको सत्ता कैसे मिलेगी, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कैसे बचेगा। और सही मायने में जब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे तो अपने आप सत्ता हाथ लगेगी और सरकार चलाने का मौका आम जनता देगी। दोस्तों ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने भारत के शीर्ष लोगों को, खासकर जो प्रधानमंत्री है उनको बुलाया है कि आप आइए और ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे में शामिल होइए। ऐसे में इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा कि तेहरान की ओर से यानी ईरान की तरफ से औपचारिक राजनयिक निमंत्रण मिला है तो ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के जनाजे में जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को खुद जाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो दुनिया में एक मैसेज आएगा कि इंसाफ के साथ में भारत भी खड़ा है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों इस मामले पर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत